प्यारे दोस्तों, इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तो जैसे आपको पढ़ना है प्यारे दोस्तों, हम फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोगों ने अभी इसके पहले प्लांट ट्रांसपायरेशन, ग्यूटेशन हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन आज का टॉपिक जो है प्यारे दोस्तों, प्लांट न्यूट्रिशन है। क्या है? प्लांट न्यूट्रिशन, पादप पोषण। क्या है? पादप पोषण, मतलब पौधों में जो पोषण की प्रक्रिया होती है उसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले हम प्लांट न्यूट्रिशन की चर्चा करें। पादप पोषण क्या है? पौधों द्वारा, देखिए प्यारे दोस्तों अच्छे से सुनिए क्योंकि डिफिनीशन ही मेन होता है। पौधों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करने, पौधों द्वारा, जितने भी पौधे हैं सभी पौधे, पौधों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करने या अपने लिए भोजन निर्माण करने की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन प्राप्त करना और अपने लिए भोजन निर्माण करने की विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। भोजन प्राप्त करना या अपने लिए भोजन निर्माण करने की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की विधियों के आधार पर पौधों को दो वर्गों में विभाजित किया गया प्यारे दोस्तों। पोषण की विधियों के आधार पर पौधों को दो वर्गों में, दो भागों में बांटा गया है। को पोषण कितने विधि से करते हैं? पौधों में जो पोषण होता है दो विधियों से होता है और उन्हीं दो विधियों के आधार पर पौधों को दो भागों में बांटा गया, स्वपोषी और परपोषी, मतलब स्वपोषित और परपोषित। स्वपोषित और परपोषित श्रेणी में बांटा गया प्यारे दोस्तों। पोषण की विधियों के आधार पर, किसके आधार पर? पोषण की विधियों के आधार पर पौधों को दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषित और परपोषित भागों में बांटा गया। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इसको आउटलाइन हम लोग समझ लें थोड़ा सा। परपोषी और स्वपोषी को हम, स्वपोषी में क्या होता है? जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और परपोषी जो होते हैं हेट्रोट्राप्स, ऑटोट्राप्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी को ऑटोट्राप्स कहते हैं और परपोषी को हेट्रोट्राप्स कहते हैं प्यारे दोस्तों। अब आता है स्वपोषी की बात कर लें। स्वपोषी को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, तो एक होता है प्रकाश संश्लेषी, फोटो ऑटोट्राफ्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं प्यारे दोस्तों। एक होता है केमो ऑटोट्राफिक होते हैं जो केमोसिंथेसिस के द्वारा, जो केमिकल के द्वारा संश्लेषित करके अपना एनर्जी प्रोड्यूस, स्वपोषी होते हैं लेकिन केमिकल के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी में क्या है? सभी हरे पौधे और सभी शैवाल आते हैं। मोस्ट ग्रीन प्लांट, ऑल एल्गी जितने हैं सब क्या हैं प्यारे दोस्तों? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और क्या है? पर्पल रेड ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल जो है बैक्टीरिया हो गया, लाल हरे जीवाणु, रेड ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसमें आता है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आता है। और क्या? बैक्टीरिया भी आता है, पर्पल बैक्टीरिया भी, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। और जीवाणु, जितने जीवाणु भी कुछ आते हैं जो प्रकाश संश्लेषी करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जिसमें हरित लवक भी किसी किसी में होता है। लाल और हरे जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी में तो ग्रीन क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए वे भी क्या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। रसायन संश्लेषी में कौन आता है? जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीकरण जीवाणु, आयरन जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु, सल्फर जीवाणु, मीथेन जीवाणु। मतलब ये 5 प्रकार से रसायन संश्लेषी कितने प्रकार से करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नाइट्रीकरण द्वारा, आयरन जीवाणु होते हैं, हाइड्रोजन जीवाणु होते हैं, सल्फर जीवाणु होते हैं, मीथेन जीवाणु होते हैं। ये 5 प्रकार से जो है रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब हम लोग आते हैं हेट्रोट्राप्स में प्यारे दोस्तों, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। परजीवी, देखिए इन्हें 4 कैटेगरी में बांटा गया है। हेट्रोट्रापिक को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। परजीवी, पैरासाइटिक परजीवी, दूसरा है पैरासाइटिक, मतलब पहला है परजीवी पैरासाइटिक, दूसरा है मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक, तीसरा है सहजीवी सिम्बायोटिक, तीसरा क्या है? सहजीवी सिम्बायोटिक, और चौथा है कीटभक्षी इंसेक्टिवोरस, प्यारे दोस्तों। सबसे पहले हम परजीवी, जो दूसरे जीवों से अपना भोजन लेते हैं। तो परजीवी क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? जो दूसरे जीवों से अपना भोजन लेते हैं, दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अब परजीवी को भी 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। संपूर्ण टोटल पैरासाइटिक, और एक होते हैं पैराइटल पैरासाइटिक होते हैं। आंशिक परजीवी होते हैं, जो आंशिक पैरासाइटिक होते हैं। एक संपूर्ण परजीवी होते हैं, टोटल पैरासाइटिक होते हैं प्यारे दोस्तों। संपूर्ण पैरासाइटिक में हम लोग देख लेते हैं। संपूर्ण पैरासाइटिक में 2 भागों में बांटा गया है। स्तंभ परजीवी, स्टेम पैरासाइट। अगर आपसे पूछा जाए टोटल पैरासाइट स्टेम कौन है, तो अमरवेल होता है प्यारे दोस्तों। टोटल पैरासाइटिक
जो स्टेम पे होता है कौन होता है, अमरबेल टोटल पैरासाइटिक होता है प्यारे दोस्तों। किस पे, स्टेम पे। अगर मूल परजीवी रूट पैरासाइटिक देखा जाए तो संपूर्ण टोटल पैरासाइटिक को दो भागों में बांटा गया है, स्टेम पैरासाइट और रूट पैरासाइट। टोटल पैरासाइट संपूर्ण परजीवी जो होता है स्टेम पे भी पाया जाता है और जड़ पे भी पाए जाते हैं। तो जो जड़ पे पाए जाते हैं रूट पैरासाइटिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्यारे दोस्तों, इसको देख लेते हैं। तो रूट पैरासाइट जो होते हैं प्यारे दोस्तों, ओरमबैंकी होते हैं, गठवा जिसे कहते हैं गठवा, ओरमबैंकी होते हैं, रेफ्लिसिया होते हैं। कौन होता है, रेफ्लिसिया होता है, इंदुकी होता है, इंदुकी, बेलेनोफोरा, इंदुकी को क्या कहते हैं, बेलेनोफोरा, इंग्लिश में जो है बेलेनोफोरा फोरा कहते हैं, इंदुकी हिंदी में इंदुकी कहते हैं। रेफ्लिसिया हुआ, गठवा हुआ, ओरमबैंकी, रेफ्लेसिया और बेलेनोफोरा, ये सब क्या है, रूट पैरासाइटिक है। स्टेम पैरासाइटिक में केवल एक है, रूट पैरासाइटिक में क्या होता है, तीन है, गठवा, ओरमबैंकी, रेफ्लेसिया, इंदुकी, मतलब बेलेनोफोरा। ये है आपका टोटल पैरासाइटिक, मतलब पैरासाइटिक में दो है, टोटल पैरासाइटिक हो गया दोनों, रूट और स्टेम। अब आता है हम लोग का पैराइटल पैरासाइटिक, आंशिक परजीवी को दो भागों में बांटा गया प्यारे दोस्तों। इसको भी आंशिक स्तंभ परजीवी, जो आंशिक रूप से स्तंभ पे, पैराइटल स्टेम पैरासाइटिक और पैराइटल रूट पैरासाइटिक। इसमें भी रूट और स्टेम है, उसमें भी रूट और स्टेम है प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो पैराइटल पैरासाइटिक होते हैं इसमें भी रूट और स्टेम है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं प्यारे दोस्तों, बहुत बनते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा पैराइटल स्टेम पैरासाइटिक कौन है, बताओ। पैराइटल जो आंशिक स्तंभ परजीवी रूट पे, स्टेम पे पैरासाइट कौन है आंशिक रूप से, तो विस्कस जो है, लोरेंथस, दो हैं, विस्कस और लोरेंथस जो है, यह आंशिक रूप से पैराइटल स्टेम पैरासाइटिक होते हैं। और आंशिक पैराइटल रूट पैरासाइटिक में कौन है प्यारे, जो रूट पे पैरासाइट के रूप में रहते हैं, कौन रहता है, चंदन, सैनेटम और स्ट्राइगा, सैनेटम और स्ट्राइगा प्यारे दोस्तों आंशिक पैराइटल रूट पैरासाइटिक होते हैं, पैराइटल रूट पैरासाइटिक होते हैं। प्यारे दोस्तों हम लोगों ने परजीवी के विषय में देखा। अब आते हैं हम लोग मृतोपजीवी। जैसे कि नाम से ही आपको मालूम है प्यारे दोस्तों, मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक, मतलब जो सड़े गले पदार्थों से भोजन लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। जैसे मोनोट्रोपा है और नियोसिया है, और मशरूम, कवक मशरूम तो होता ही है, नियोसिया, मोनोट्रोपा और मशरूम, एगारिकस, नियोटिया, मोनोट्रोपा, नियोसिया और मोनोट्रापा, नियोसिया और एगारिकस, ये आपका मृतोपजीवी पौधे हुए प्यारे दोस्तों। मोनोट्रापा, नियोसिया और एगारिकस जो है आपके क्या हुए, मृतोपजीवी पौधे हुए। सहजीवी की बात करें, सिम्बायोटिक पौधे कौन है प्यारे दोस्तों, लाइकेन क्या है आपका, सहजीवी है। और रूट नोड्यूल्स जो होते हैं, जड़ की ग्रंथियाँ, सहजीवी, सिम्बायोटिक। रूट नोड्यूल्स में ही क्या सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है, सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो सिम्बायोटिक रूट नोड्यूल में भी सिम्बायोसिस लाइफ बिताते हैं। तो यहाँ भी अपना भोजन सिम्बायोटिक प्रकार का लेते हैं, सहजीवी के प्रकार से भोजन लेते हैं प्यारे दोस्तों। कवकमूल, कवकमूल जो होते हैं बड़े बड़े पौधों में पाए जाते हैं, जो पौधों की जड़ों पर कवक होते हैं और वो वहाँ से भोजन लेते हैं प्यारे दोस्तों। इसी को हम क्या कहते हैं, कवकमूल, माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा, रूट नोड्यूल्स, लाइकेन, ये सब सहजीवी हैं, सिम्बायोटिक हैं। और इंसेक्टिवोरस, देखिए इंसेक्टिवोरस लास्ट है, परपोषी हेटरोट्रॉफिक का लास्ट है प्यारे दोस्तों। हेटरोट्रॉफिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी जो परपोषित है हम लोगों ने क्या, परजीवी पढ़ा। परजीवी में दो भाग थे, संपूर्ण पैरासाइटिक, टोटल पैरासाइटिक और आंशिक पैराइटल पैरासाइटिक थे। और अब हम लोग मृतोपजीवी देखें। फिर मृतोपजीवी में मोनोट्रोपा, नियोसिया, एगारिकस था। सहजीवी में लाइकेन और रूट नोड्यूल्स थे, माइकोराइजा था। और कीटभक्षी में इंसेक्टिवोरस में क्या है, ड्रोसेरा है, इट्रिकुलेरिया है, नेपेंथीज है, डायोनिया है। ड्रोसेरा, इट्रिकुलेरिया, नेपेंथीज और डायोनिया। कीटभक्षी पौधों में ड्रोसेरा, इट्रिकुलेरिया, नेपेंथीज, डायोनिया, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आपको कीटभक्षी पौधे भी आप लोग को पढ़ना है। अभी इसका थोड़ा विस्तार से हम लोग देख लेंगे, लेकिन सारी चीज़ें तो आपको यहीं से मिल गई प्यारे दोस्तों। कीटभक्षी जो कीटों का भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, तो लगभग आपका पोषण जो प्राप्त करते हैं पौधे इतनी ही विधियों से प्राप्त करते हैं प्यारे दोस्तों। एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक, एक होते हैं हेटरोट्रॉफिक। तो आप समझ गए प्यारे दोस्तों।
कि पूर्ण जो है स्तंभ परजीवी जो प्यारे दोस्तों होते हैं, जैसे अमरबेल है, जो अमरबेल आपका पूर्ण क्या है, स्तंभ परजीवी मैंने बताया। और पूर्ण जो है आंशिक, पूर्ण जो है टोटल रूट पैरासाइट क्या था, अमरबेल। और टोटल जो है रूट पैरासाइट, टोटल रूट, देखिए टोटल स्टेम पैरासाइट क्या था, अमरबेल। और टोटल जो है रूट पैरासाइट क्या है, आपको थोड़ा सा इसको देख लीजिए। टोटल रूट पैरासाइट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, गठवा, इंदुगी, बैलेनोफोरा और रफलेसिया। क्या पढ़ा, गठवा, इंदुगी, बैलेनोफोरा और रफलेसिया। तो ये क्या होते हैं, संपूर्ण उससे पौधों पर, दूसरे पौधों पर, होस्ट पर निर्भर होते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं। जैसे गठवा, गठवा जो होता है कहाँ पाया जाता है, गठवा जो होता है गेहूँ, बैगन, तंबाकू आदि की जड़ों पर परजीवी होता है। ध्यान दीजिए, गठवा जो होता है टोटल क्या है, टोटल मूल परजीवी है। ये क्या है, टोटल रूट से मूल के ऊपर जुड़े। गठवा जो है गेहूँ, बैगन, तंबाकू आदि के जड़ों पर परजीवी होता है। तो इंदुगी, बैलेनोफ्लोरा जो है वनों के वृक्षों की जड़ों पर परजीवी होता है। ध्यान दीजिए, जो बैलेनोफोरा होता है, बैलेनोफोरा जो है वनों की वृक्षों की जड़ों पर, वन में जो वृक्ष होते हैं उनमें बैलेनोफोरा, अरे ऐसे ध्यान दीजिए, बैलेनोफोरा मतलब है वन में जो वृक्ष पाए जाते हैं उसके ऊपर जो है पूर्ण रूप से उनकी जड़ों पर जो परजीवी होता है, इंदुगी या बैलेनोफोरा। बैलेनोफोरा वनों के वृक्षों की जड़ों पर परजीवी होता है। प्यारे दोस्तों, वनों की जड़ों पर के वृक्षों पर ही उग जाता है। वनों के जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ों के ऊपर जो बैलेनोफोरा उगता है या पूर्ण से रूट परजीवी होता है। गठवा पूर्ण से रूट परजीवी होता है, जो तंबाकू, बैगन, आलू पर उगता है गठवा। और इंदुगी जो बैलेनोफोरा होता है या टोटल वृक्ष के जो वनों के वृक्ष होते हैं उनके जड़ों पर पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, यह वनों के जड़ों के गांठों पर पाया जाता है। रेफ्लेसिया पुष्प संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। प्यारे दोस्तों जानते रहिए, रेफ्लेसिया पुष्प संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है, जिसका व्यास लगभग 1 मीटर होता है, भार लगभग 11 से 15 केजी होता है, 11 से 15 किलो होता है व्यास इसका, भार होता है। इसका व्यास कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो रेफ्लेसिया फूल सबसे बड़ा होता है। अपूर्ण परजीवी में हम लोग देख लें, अपूर्ण परजीवी में कौन कौन होता है। अपूर्ण परजीवी में हम लोगों ने देखा, अपूर्ण स्तंभ परजीवी में विस्कस कौन कौन होता है, विस्कस होता है। कौन कौन, विस्कस, लोरेंथस होता है। क्या होता है, विस्कस और लोरेंथस जो होते हैं पैराइटल स्टेम पैरासाइट होते हैं। पैराइटल रूट पैरासाइट में 2 हमने बताया था आपको, चंदन बताया था, सेंटेनलम बताया था, और डलबेर्जिया जो चंदन होता है के पौधे दूसरे पौधों जैसे शीशम की मूल जड़ों पर उगते हैं। ये जल और खनिज लवण के लिए पोषकों से लेते हैं। और इन पौधों की पत्तियों से पर्णहरित होता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। और अब क्या होता है, ये आंशिक रूप से क्या होते हैं, इन पौधों पर जो है इन खुद की पत्तियां पाई जाती है, लेकिन आंशिक रूप से जो है दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। प्यारे से जैसे चंदन का है दूसरे पौधों पर निर्भर पूर्ण रूप से नहीं रहेगा। ये इन चंदन के पौधों में पत्तियां रहेंगी, भोजन बनाएगा, लेकिन यह क्या होता है, खनिज लवण ये सब जो है दूसरे पौधों की जड़ों से लेते हैं। जैसे स्ट्राइका है, स्ट्राइका है, चंदन है, और राइनंथस है। तो ये सब क्या है, चंदन है। चंदन भी आपका पैराइटल रूट पैरासाइट है, और स्ट्राइगा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, स्ट्राइगा और चंदन ये आता है प्यारे दोस्तों बार बार, तो इसको जानते रहिएगा। मृतोपजीवी तो आप जानते ही हैं, मृतोपजीवी की मैंने बता भी दिया हूँ। मृतोपजीवी को मैंने आपको बता भी दिया, मशरूम है ना, नियोसिया है, क्या है, मशरूम है, नियोसिया है, और क्या है प्यारे दोस्तों, नियोसिया है। प्यारे दोस्तों, नियोसिया क्या जानते हैं, नियोसिया जो है यह पूर्ण मृतोपजीवी पुष्पी पौधा है। नियोसिया एक पुष्पी पौधा है और पूर्ण रूप से मृतोपजीवी होता है। ध्यान दीजिए, पूर्ण रूप से क्या है, मृतोपजीवी होता है। मशरूम भी मृतोपजीवी पूर्ण रूप से होता है। मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा पूर्ण मृतोपजीवी पुष्पी पौधा है। मोनोट्रोपा भी, जो मोनोट्रोपा होता है या फिर पूर्ण मृतोपजीवी पौधा पुष्पी पौधा होता है। मोनोट्रोपा भी पुष्पी होता है और नियोसिया भी पुष्पी पौधा होता है। ठीक है, मशरूम जो आप जानते हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, मृतोपजीवी पौधे हैं। कैसे हैं, मृतोपजीवी। तो लाइकेन में आप लोग जानते हैं, लाइकेन किससे मिलकर बना होता है, शैवाल और कवक से। तो यह भी सहजीवी है, सिम्बायोटिक प्लांट है। कैसे है, फ्रुक्टियोज लाइकेन, जैसे उसमें एल्गी और फंगस दोनों सहजीवन अपन करते हैं। प्यारे दोस्तों, शैवाल क्या करता है, भोजन बनाता है, और जल खनिज लवण कौन देता है, फंगस देता है। प्यारे दोस्तों, ये तो सहजीवी हो गया। और लेग्यूमिनेसी में भी आपने देखा नोड्यूल का फॉर्मेशन, सहजीवी जो है जीवाणु पाया जाता है, उनमें क्या होता है, गांठें बनती हैं, उसमें राइजोबियम सहजीवी जीवाणु पाया जाता है।
माइकोराइजा किसे कहते हैं? अब माइकोराइजा आपको बता दें, माइकोराइजा किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों? कवक माइकोराइजा पौधों की जड़ों पर पाए जाते हैं। जिस भूमि में ह्यूमस की अधिकता रहती है, जिस भूमि में ह्यूमस की अधिकता रहती है उसमें प्रायः कवक सहजीविता माइकोराइजा पाया जाता है, जैसे जंगल की भूमि। ऐसे पौधों की जड़ों में मूल रोम का अभाव होता है। ऐसे पौधों की जड़ों में जिनमें मूल रोम नहीं पाए जाते हैं उनमें जो है माइकोराइजा पाया जाता है। जल तथा खनिज लवण अवशोषित करके कवक पौधों की जड़ों में पहुंचाता है तथा कवक पौधों से कार्यान्वित भोज्य पदार्थ प्राप्त करता है। और ये माइकोराइजा जो होते हैं ऐसे जड़ों पौधों की जड़ों में पाया जाता है जहाँ पे मूल रोम नहीं होते हैं। तो ये मूल रोम के जैसे वर्क करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, जल खनिज लवण को अवशोषित करके पौधों को देते हैं और उनसे बना हुआ भोजन खुद लेते हैं प्यारे दोस्तों। उसके बाद हम लोग कीटभक्षी पौधों पर बात चर्चा किए थे। कीटभक्षी पौधों में क्या है, नेपंथीज है। हाँ, नेपंथीज जो पत्ती जो घड़े के जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है नेपंथीज में। कीटभक्षी पौधों में कलस पिक्चर प्लांट जिसे हम कहते हैं, और डायोनिया वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस डायोनिया जिसे हम कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, जो पत्तियों के किनारों पे एक ट्रैप के जैसे लीफ लैमिना जो है चौड़ा होता है और वहाँ पे कीट बैठता है तो उसको बंद कर लेता है। दांत की समय संरचना पाई जाती है। डायोनिया वीनस फ्लाई ट्रैप में इस प्रकार की संरचना होती है। तो पत्ती मध्य नाड़ी में 2 भागों में विभाजित होता है। अर्ध भाग किनारों पर बाहर निकली दांत सदृश संरचनाएं होती हैं। तो क्या होता है, जब उस पर कोई भी कीट बैठता है तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे बंद कर लेते हैं, संवेदनशील होते हैं। कीट जैसे ही संपर्क में आता है दोनों किनारे बंद हो जाते हैं और कीट उसी में फंस जाता है। ड्रोसेरा क्या है, इन पौधों का आकार काफ़ी छोटा होता है जो गुलाबवत क्रम में व्यवस्थित होते हैं। हर पत्ती में पतला अपेक्षाकृत लंबा वृत्त होता है। जो इसमें क्या होता है, ड्रोसेरा में क्या होता है, एक पुष्पी पौधा, देखिए ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधा होता है। पत्ती में छोटे छोटे टेंटिकल्स होते हैं। उस टेंटिकल्स में के अंदर जब कोई कीट आता है तो वो चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है और वहीं पे वो चिपका लेता है, तो इसी को ड्रोसेरा कहते हैं। ड्रोसेरा जो है प्यारे दोस्तों, ड्रोसेरा भी एक क्या है, कीटभक्षी पौधा है। जो क्या है, ड्रोसेरा भी एक कीटभक्षी पौधा है जो उसमें बिकर एंजाइम होते हैं, उसके द्वारा उसको पाचन कर लिया जाता है। ठीक है। ब्लैडरवर्ट जल में पाया जाता है। ब्लैडरवर्ट कहाँ पाया जाता है, जल में पाया जाता है। या फिर एक कीटभक्षी पौधा या एक छोटा जलीय पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम यूट्रिकुलेरिया है। ब्लैडरवर्ट का वानस्पतिक नाम क्या है, यूट्रिकुलेरिया है प्यारे दोस्तों। क्या नाम है इसका, ब्लैडरवर्ट का जो है वानस्पतिक नाम है यूट्रिकुलेरिया है। ठीक है। और इसमें क्या है, यह पत्तियों का अग्रिम भाग बहुत छोटे अंडाकार अथवा नाशपाती के आकार का ब्लैडर बनाता है और उसमें एक क्या होता है, एक मुख होता है, तो वाल्व होता है, उसी द्वारा कीट अंदर जाते हैं और वो भोजन के रूप में लेता है। इस प्रकार से था बटरवर्ट क्या है, बटरवर्ट भी कीटभक्षी पौधा है प्यारे दोस्तों। या छोटा शाकी पौधा है जो बड़ी तमाशी या छोटा था शाकी पौधा है जिसमें बड़ी मांसल अवृंत पत्तियों का चक्र होता है। इसमें क्या होता है, अवृंत पत्तियों का क्या होता है, चक्र होता है। पत्तियों के किनारे ऊपर की ओर थोड़ा मुड़े होते हैं। पत्ती में पृष्ठ तल पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है। पृष्ठ तल पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती, पाचक ग्रंथियाँ रहती हैं। जब कोई कीट पत्ती की सतह पर बैठता है तो वहीं पर श्लेष्म के कारण चिपक जाता है। पत्ती के किनारे मुड़कर कीट को बाहर नहीं निकलने देते हैं कि पत्ती के किनारा भाग जो मुड़कर कीट को बाहर नहीं निकलने देता। पाचक ग्रंथियाँ कीट का पाचन कर लेती हैं। इस प्रकार से बटरवर्ट होता है प्यारे दोस्तों, जिसे पिंग्यूकुला कहते हैं, जिसे पिंग्यूकुला, बटरवर्ट को पिंग्यूकुला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बटरवर्ट को पिंग्यूकुला कहते हैं। इनकी पत्तियों में जो होता है, पत्तियों के किनारे ऊपर की ओर थोड़ा मुड़े होते हैं। पत्ती के पृष्ठ तल पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है। जब कीट वहाँ बैठता है तो पत्तियाँ मुड़ कर उसको पाचन कर लेती हैं कीट को। और अगला एक है एल्डोवेंडा एक जड़ विहीन जलीय पौधा है। यह बिना जड़ का पौधा है। एल्डोवेंडा क्या है, जल विहीन जलीय पौधा है। एल्डोवेंडा एक जल बिना, इसमें जड़ नहीं पाई जाती, जड़ विहीन जलीय पौधा है जिसमें पत्तियां के ऊपरी सतह पर संवेदी रूप पाए जाते हैं। इनकी पत्तियों के ऊपरी सतह पर संवेदी रूप पाए जाते और पाचक ग्रंथियां होती हैं। जैसे ही कीट संवेदी रूपों को छूता है, पत्ती के दोनों अर्ध भाग मध्य सिरा से मुड़कर कीट को फंसा लेते हैं। इसका उनका पाचन और शोषण कर लेते हैं। इस प्रकार पौधा कीट पकड़ने लगते। अरे दोस्तों, ये चैप्टर आपका समाप्त होता है पोषण, पौधों में पोषण। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें MCQ क्वेश्चन है, इसी में कर लिया जाता है। इसका MCQ क्वेश्चन भी इसी में हम लोग कर लेते हैं, इसी वीडियो में हो जाएगा। ठीक है। जड़ों द्वारा जल का अधिकतम अवशोषण होता है किसके, मूल रोम क्षेत्र में। जहाँ से पे मूल रोम निकलते हैं उन क्षेत्रों में जल का अधिक अवशोषण होता है। सक्रिय जल अवशोषण का संबंध किस पादप अंग की क्रिया से होता है, केवल मूल। सक्रिय जल अवशोषण का संबंध किस
पादप अंग से होता है। देखिए, ना कि स्तंभ, ना कि स्टेम से होता है, ना कि पत्ती से होता है, ना कि पुष्प में, केवल मूल। मूल से केवल क्या होता है, जल अवशोषण की प्रक्रिया होती है। भूमि की कार्य की शुष्कता से अभिप्राय है क्या? भूमि की कार्य की शुष्कता से अभिप्राय है लवणों की अधिकता। भूमि की कार्य की शुष्कता से अभिप्राय है लवणों की अधिकता। किसी खेत में लंबे समय तक पानी रुका रहने से पौधे मर जाते हैं, इसका प्रमुख कारण है। किसी खेत में लंबे समय तक पानी रुका रहने से पौधे मर जाते हैं, इसका प्रमुख कारण है जड़ों का श्वसन रुक जाता है। जड़ों का श्वसन रुक जाता है और वे मरने लगती हैं। जड़ों का श्वसन रुक जाता है और वे मरने लगती हैं। किसी खेत में लंबे समय तक पानी रुका रहने से पौधा मर जाता है, उसका प्रमुख कारण है जड़ों का श्वसन रुक जाता है। जड़ों में श्वसन क्रिया रुक जाती है और वे मरने लगती हैं। यदि जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो जल का अवशोषण बढ़ जाएगा। यदि जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो जल का अवशोषण यदि जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो जल का अवशोषण भी बढ़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो एटीपी बनेगा, एटीपी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जल का अवशोषण अधिक होगा। ठीक है। सक्रिय अवशोषण शब्द को प्रतिपादित किसने किया था? सक्रिय अवशोषण को रेनर वैज्ञानिक थे। सक्रिय अवशोषण को रेनर वैज्ञानिक ने पारित किया था या कहा था। पौधों के लिए उपयोगी है। पौधों के लिए क्या उपयोगी है? पौधों के लिए जो है केशकी जल। पौधों के लिए कौन सा जल उपयोगी है? केशकी जल। जल का अवशोषण होता है जब बाहर का घोल अधोपरासारी होता है। जल का अवशोषण होता है जब बाहर का घोल जो होता है, जल का अवशोषण होता है जब बाहर का घोल अधोपरासारी होता है। बाहर का घोल जो है कम मतलब हाइपोटानिक होगा। प्यारे दोस्तों, अधोपरासारी मतलब हाइपोटानिक मतलब कम सांद्रता होगा, तभी तो जल का अवशोषण होगा। किसी में जल का अवशोषण तभी होगा जब बाहर की जो है अधोपरासारी होगा, मतलब हाइपोटानिक होगा। निम्न में से किस दाब के कारण मृदा विलयन से जल मूल रूप में आता है? किस दाब के कारण? चूसक दाब की परासरण दाब। निम्न में किस दाब के कारण मृदा विलयन से जल मूल रूप में आता है? चूसक दाब। प्यारे दोस्तों, सकिंग प्रेशर। किस दाब के कारण? सकिंग प्रेशर के कारण। जल अवशोषण प्रक्रिया में जल का सही चालन मार्ग है। जल अवशोषण प्रक्रिया में जल का सही चालन मार्ग है, बताइए। मूल रोम, वलकुट, अंतःत्वचा, जाइलम। जल अवशोषण प्रक्रिया में जल का सही चालन मार्ग क्या है? मूल रोम, वलकुट, अंतःत्वचा। देखिए, जल का सही, जब जल अवशोषित होता है तो कहाँ से किस में पहुँचता है? ध्यान दीजिए। मूल रोम, सबसे पहले मूल रोम में अटैच होता है जल, उसके बाद कार्टेक्स में पहुँचता है। मूल रोम के किस में? कार्टेक्स में, बलकुट जिसे कहते हैं, बलकुट। उसके बाद अंतःत्वचा जिसे एंडोडर्मिस कहते हैं। प्यारे दोस्तों, एंडोडर्मिस के पास जाइलम में पहुँचता है। एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल होता है, फिर जाइलम में, लेकिन इसमें पेरीसाइकिल दिया नहीं है तो जाइलम। अंतः एंडोडर्मिस, जाइलम, मूल रोम, कार्टेक्स, अंत एंडोडर्मिस और जाइलम में पहुंच जाता है। इस प्रकार से मूल रोम की रिक्तिका का परासरण दाब कितना होता है? मूल रोम की रिक्तिका, जो मूल रोम की रिक्तिका होती है वैक्यूल्ड होती है कोशिका में, उसका परासरण दाब कितना होता है? प्रायः 2 वायुमंडलीय दाब होता है। कितना होता है? 2 वायुमंडलीय दाब, 2 वायुमंडलीय दाब होता है। 10 वायुमंडलीय दाब नहीं होता है, 2 वायुमंडलीय दाब होता है। कितना? 2। ना तो 1, ना तो 10, ना तो 1 से कम वायुमंडलीय दाब होता है, 2 होता है। कितना होता है? 2। मूल रोम की रिक्तिका का परासरण दाब जो होता है 2 वायुमंडलीय दाब होता है। प्यारे दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार। मूल रोम की रिक्तिका का परासरण दाब होता है प्रायः 2 वायुमंडलीय दाब, यही होता ही है। मूल रोम जो होता है, जो मूल रोम जड़ों में पाया जाता है, उसमें जो रिक्तिका होता है वो हर समय क्या होता है? उसका वायुमंडलीय दाब जो होता है प्रायः 2 वायुमंडलीय दाब होता है। मृदा विलयन से जल मूल रोम में आने पर मूल रोम का, देखिए, मृदा विलयन से जल जब मूल रोम में आने पर मूल रोम का क्या होगा? मूल रोम का परासरण दाब क्या होगा? कम होगा। स्फीत दाब बढ़ जाता है। परासरण दाब क्या हो जाएगा? कम होगा और स्फीत दाब बढ़ जाएगा। यदि अस्थायी म्लान प्रतिशत से क्षेत्रफल जल धारिता तक जल की मात्रा बढ़ाई जाए तो क्या है? यदि अस्थायी म्लान प्रतिशत से क्षेत्रीय जल धारिता तक जल की मात्रा बढ़ाई जाए तो जल अवशोषण बढ़ता रहेगा। क्या होता है? जल अवशोषण क्या होगा? यदि अस्थायी म्लान प्रतिशत से क्षेत्रीय जल धारिता तक जल की मात्रा बढ़ाई जाए तो जल अवशोषण बढ़ता रहेगा। प्यारे दोस्तों, अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? निष्क्रिय अवशोषण। अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? जब अधिक जल का अवशोषण जो है न कि सक्रिय, न कि परासरण, न कि चूसक, निष्क्रिय विधि, निष्क्रिय अवशोषण द्वारा अधिक जल का अवशोषण होता है। ध्यान दें, अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? ना कि परासरणीय अवशोषण, ना कि अंतःचूषण, ना कि सक्रिय अवशोषण। प्यारे दोस्तों, निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा अधिक जल का अवशोषण होता है। अधिकतम जल अवशोषण के लिए
उपयुक्त तापक्रम क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों? अधिकतम जल अवशोषण के लिए उपयुक्त तापक्रम 20 सेल्सियस से 35 सेल्सियस के मध्य होता है। 20 सेल्सियस से 35 सेल्सियस के मध्य होता है। पौधों में अस्थायी म्लान टेम्प्रोरी विल्टिंग का कारण क्या होता है प्यारे दोस्तों? पौधों में अस्थायी म्लान, जैसे कि अस्थायी म्लान का टेम्प्रोरी विल्टिंग का कारण क्या होता है? पौधों का वाष्पोत्सर्जन अधिक और अवशोषण कम। पौधों में वाष्पोत्सर्जन अधिक हो जाता है और अवशोषण जब कम होता है तो क्या होता है? टेम्प्रोरी म्लान होता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है? टेम्प्रोरी म्लान होता है। टेम्प्रोरी म्लान होता है मतलब टेम्पोरेरी विल्टिंग होता है। निष्क्रिय जल अवशोषण क्रिया प्रभावित होती है वाष्पोत्सर्जन से। निष्क्रिय जल अवशोषण क्रिया किससे प्रभावित होती है? वाष्पोत्सर्जन से प्यारे दोस्तों। निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया वाष्पोत्सर्जन से प्रभावित होती है। पौधों में अस्थायी म्लान का कारण है प्यारे मृदा में जल की कमी। पौधों में अस्थायी म्लान परमानेंट विल्टिंग का कारण है। मृदा में जल की कमी हो जाए तो परमानेंट विल्टिंग हो जाता है। श्वसन में मुक्त ऊर्जा प्रयुक्त होती है सक्रिय अवशोषण द्वारा। श्वसन में मुक्त ऊर्जा प्रयुक्त होती है सक्रिय अवशोषण में। सक्रिय अवशोषण में जो है मुक्त ऊर्जा का उपयोग में लाया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला पॉइंट है तो जड़ द्वारा जल अवशोषण बढ़ जाता है जब। जड़ द्वारा जल अवशोषण बढ़ जाता है जब कब? वाष्पोत्सर्जन क्रिया तीव्र होगी तो जड़ों द्वारा अवशोषण क्रिया बढ़ जाती है। जल के कोशिका भित्त से होकर स्वतंत्र रूप से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने को क्या कहते हैं? जैसे जल का कोशिका भित्त से, यहाँ सेलवाल है, ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, जहाँ सेलवाल आ जाए एपोप्लास्ट कहलाता है। कोशिका भित्त से स्वतंत्र रूप से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाए कोशिका भित्त के द्वारा तो उसे एपोप्लास्ट कहते हैं। सिम्प्लास्ट हम लोगों ने देखा। सिम्प्लास्ट क्या था प्यारे दोस्तों? अगले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। सिम्प्लास्ट साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा लेमा के द्वारा जब जल जो है तो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाते हैं तो क्या होता है? सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट कोशिका भित्त से स्वतंत्र रूप से जल जाते हैं तो इसे एपोप्लास्ट कहते हैं। किस ताप के कारण जल अवशोषण कम हो जाता है? क्योंकि कम ताप पर मूल वृद्धि कम हो जाती है। मूल से मूल की ओर जल की गति धीमी हो जाती है। कम ताप पर के कारण जल अवशोषण कम हो जाता है। रीजन क्या है? उपरोक्त सभी रीजन है। जैसे मूल वृद्धि कम हो जाती है। कम ताप के कारण जल अवशोषण कम हो जाता है। कारण क्या है? मूल वृद्धि कम हो जाती है। मृदा से मूल की ओर जल की गति धीमी हो जाती है। मृदा से मूल की ओर जल की गति धीमी हो जाती है कम ताप के कारण। कोशिका कला की पारगम्यता कम हो जाती है। कोशिका कला की जो होती है पारगम्यता कम हो जाती है। उपरोक्त सभी कारण सही हैं। उपरोक्त सभी कारण क्या हैं? सही हैं। सिम्प्लास्ट पथ में जल क्या होता है? सिम्प्लास्ट पथ में जल जीवद्रवी तंतुओं के द्वारा जीवद्रव्य तंतुओं के द्वारा कोशिका के जीवद्रव्य से दूसरी कोशिका के जीवद्रव्य में जाता है। जीवद्रवी तंतुओं के द्वारा छोटे छोटे तंतु होते हैं या साइटोप्लाज्म और उसमें उपस्थित जो है कोशिका कला जो तंत्र होते हैं उसके द्वारा एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जीवद्रव्य का जाना सिम्प्लास्ट कहलाता है। वल्कुट कार्टेक्स में पानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है। कार्टेक्स में पानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में किसके द्वारा जाता है प्यारे दोस्तों? जल विभव प्रवणता के द्वारा। कार्टेक्स जो पौधों के जड़ों में कार्टेक्स होता है वहाँ पे जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में किसके द्वारा जाता है प्यारे दोस्तों? जल विभव प्रवणता के द्वारा। जल का विभव प्रवणता के कारण को जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल जाता है। जल विभव प्रवणता के कारण। जल क्रांत मृदा में जल का अवशोषण कम हो जाता है। जहाँ पे बहुत जल होगा, जल लॉगिस्ट सॉइल में जल का अवशोषण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चिकनी मृदा की अपेक्षा बालू की परत धारिता कम होती है। चिकनी मृदा के अपेक्षा बालू की जल धारिता क्या होगी? कम होगी। चिकनी मिट्टी में जल धारिता अधिक होती है, बालू में कम होता है। तो बालू की जल धारिता चिकनी मृदा की अपेक्षा क्या होगी? कम होगी। मृदा में विलेय की सांद्रता कम होने पर जल अवशोषण की क्रिया तीव्र हो जाती है। मृदा में विलेय की सांद्रता कम होने पर जल अवशोषण की क्रिया को तीव्र हो जाएगी। मृदा में विलेय की सांद्रता कम होने, मृदा है उसमें विलेय मीन्स क्या होता है? जो आप मिलाते हैं पदार्थ मिलाएं की सांद्रता कम होने पर मृदा में विलेय की सांद्रता कम होने पर जल अवशोषण क्या होगा? तीव्र हो जाता है। मृदा में विलेय की सांद्रता कम होने पर जल अवशोषण की क्रिया क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। मृदा में विलेय की सांद्रता कम होने पर जल अवशोषण की क्रिया तीव्र हो जाती है। जड़ों द्वारा मतलब सांद्रता कम होगी तो जड़ अपने आप जो है परासरण क्रिया दाब उत्पन्न होगा जड़ों में और जल को अवशोषित कर लेगा। अगर वहाँ पे विलेय की मात्रा मृदा में कम होगी तो ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्यारे दोस्तों। जड़ों द्वारा जल अवशोषित क्रिया प्रभावित होती है। जड़ों द्वारा जल अवशोषण क्रिया प्रभावित होती है किनसे? ताप क्रम द्वारा। हाँ सही है। मृदा विलयन के परासरणी विभव द्वारा, ये भी सही है।
भूमि में वायु तथा प्राप्त जल द्वारा, ये भी सही है, इनसे प्रभावित होता है। तो इन सभी के द्वारा, जड़ों द्वारा जल अवशोषण क्रिया प्रभावित होता है, इन सभी के द्वारा प्रभावित होता है। अनेक प्रतिरोपित नवाकुर ट्रांसप्लांटेड सीडिंग जीवित नहीं रह पाते क्योंकि अधिकांश मूल रोग प्रतिरोपण क्रिया में नष्ट हो जाते हैं। अनेक प्रतिरोपित नवांकुर ट्रांसप्लांटेड सीडिंग जीवित नहीं रह पाते, प्रतिरोपित नवांकुर जो है जीवित नहीं रह पाते, क्यों? अधिकांश मूल रोग प्रतिरोपण क्रिया में नष्ट हो जाते हैं। जो क्या होता है ना, जब अंकुरित सीडिंग ट्रांसप्लांटेड हम करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं सीड को, तो उसमें जीवित नहीं रह जाते कुछ बीज, तो क्यों? अधिकांश मूल रोग प्रतिरोपण क्रिया में नष्ट हो जाते हैं। जैसे देखिए प्यारे दोस्तों, जब हम कोई पौधा नया ग्रो कराने के लिए एक स्थान से खोद कर दूसरे स्थान पर प्रत्यारोपित करते हैं, तो उनमें से कुछ पौधे मर जाते हैं, क्यों? अधिकांश मूल रोग प्रतिरोपण क्रिया में नष्ट हो जाते हैं। जब आप एक स्थान से दूसरे पौधों को दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर मूल रोम जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जब मूल रोम ही नहीं रहेंगे तो जल का अवशोषण क्रिया प्रभावित होगी और पौधा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। भूमि में कम ताप के कारण क्या होता है? भूमि में कम ताप के कारण जड़ें तीव्रता से लंबाई में बढ़ती हैं। भूमि में कम ताप के कारण जड़ें तीव्रता से लंबाई में बढ़ती हैं। कोशिका कला की पारगम्यता बढ़ जाती है। जड़ों में उपापचय क्रियाएं बढ़ जाती है। मृदा कणों के बीच, देखिए ये सब नहीं सही है, ये सब कुछ नहीं सही है। मृदा कणों के बीच के स्थानों में जल की गति की दर घट जाती है। प्यारे दोस्तों, जो मृदा कण होगा, अगर भूमि में कम ताप होगा तो मृदा कणों के बीच जो स्थानों में जल की गति की दर है वो कम हो जाएगी, तो अवशोषण की गति भी कम हो जाती है। अगर भूमि में कम ताप होगा तो मृदा के कणों के बीच स्थानों में जल की गति कम हो जाएगी और अवशोषण की क्रिया भी प्रभावित हो जाएगी, कम हो जाएगा। म्लान गुणांक विल्टिंग कॉन्फियंस से अभिप्राय है। अस्थायी मुरझाना के समय मृदा में उपस्थित जल की प्रतिशत मात्रा। विल्टिंग कॉन्फिशियंट क्या है? म्लान गुणांक एक गुणांक होता है, एक स्केल होता है। म्लान गुणांक क्या है? अस्थायी मुरझान के समय, जब अस्थायी रूप से पौधा मुरझा जाता है के समय मृदा में उपस्थित जल की प्रतिशत मात्रा, जो मृदा में जल की प्रतिशत मात्रा होगी वही हो, क्या उसे क्या कहते हैं? म्लान गुणांक कहते हैं, विल्टिंग कॉन्फिशियंट कहते हैं। अस्थायी मुरझान के समय मृदा में उपस्थित जल की प्रतिशत मात्रा, अस्थायी मुरझान के समय मृदा में उपस्थित जल की प्रतिशत मात्रा ही क्या कहलाती है? जब पौधा अस्थायी रूप से मुरझा जाता है उस समय उस मृदा में जहाँ पे पौधा है जो जल की प्रतिशत मात्रा होगी उसी को मेल्टिंग कॉन्फिडेंस कहते हैं, म्लान गुणांक कहते हैं। प्यारे दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। प्यारे दोस्तों, मृदा कणों के चारों ओर वाष्प के रूप में पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? मृदा कणों के चारों ओर वाष्प के रूप में पाए जाने वाले जल को आर्द्रता जल कहते हैं। क्या करते हैं? आर्द्रता जल कहते हैं। पौधों में द्रुत जल अवशोषण रैपिड वाटर एब्जॉर्प्शन है क्या? निष्क्रिय अवशोषण। अगर पौधों में द्रुत जल अवशोषण क्या है? निष्क्रिय अवशोषण जो होता है रैपिड वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, न कि पराशरण जल अवशोषण, सक्रिय अवशोषण नहीं। निष्क्रिय अवशोषण जो होता है रैपिड तरह से एब्जॉर्ब होता है। ध्यान दीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत जानना जरूरी है। जब तक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं प्यारे दोस्तों, हमें समझ में नहीं आता है। चाहे हम कितना भी थ्योरी पढ़ लें, लेकिन आपको MCQ तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने MCQ नहीं किया प्यारे दोस्तों तो आपका कोई भी चैप्टर क्लियर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, पौधों में द्रुत जल अवशोषण रैपिड वाटर एब्जॉर्प्शन है निष्क्रिय अवशोषण। सबसे ज़्यादा रैपिड वाटर एब्जॉर्प्शन किसमें होता है? बहुत तेज़ी से वाटर का एब्जॉर्ब करना किसमें होता है? निष्क्रिय अवशोषण की, न कि सक्रिय अवशोषण, न कि पराशरण द्वारा अवशोषण। तो इसमें निष्क्रिय अवशोषण सबसे रैपिड होता है, बहुत तेज़ होता है। तो जड़ों द्वारा भूमि से जल के सक्रिय अवशोषण की क्रिया मुक्तः प्रभावित होता है। जड़ों द्वारा भूमि से जल की सक्रिय अवशोषण कर रहा है। सक्रिय अवशोषण की क्रिया मुक्तः प्रभावित होता है कोशिका रस सेल साइब की परासरणी सांद्रता से। सेल साइब की परासरणी सांद्रता से जड़ों द्वारा भूमि से जल की सक्रिय अवशोषण की क्रिया प्रभावित होती है। तीव्र वर्षा के बाद जल भूमि की सतह से बहकर तालाब और नदियों के आदि में पहुँच जाता है। इस जल को क्या कहते हैं? तीव्र वर्षा के बाद जल भूमि की सतह से बहकर तालाब व नदियों आदि में पहुंच जाता है। इस जल को क्या कहते हैं? अपवाहित जल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाहित जल कहते हैं। तीव्र वर्षा के बाद जल भूमि की सतह से बहकर तालाब नदियों आदि में पहुंच जाता है। इस जल को क्या? देखिए, अगर तीव्र वर्षा हुआ के बाद जो जल भूमि की सतह पर बहकर तालाब नदियों में पहुँच जाता है, इस जल को क्या कहते हैं? अपवाहित जल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाहित, न कि इसका जल, न कि आर्द्रता जल, न कि गुरुत्वीय जल, अपवाहित जल कहा जाता है। निम्न में से कौन मूल विहीन पौधा है जिसकी पत्तियां जलीय कीट ग्रहण करने के लिए थैली नुमा रचना में बदल जाती है?
इट्रिकुलेरिया। देखिए निम्नलिखित में कौन से मूल विहीन रूटलेस पौधा है? रूटलेस पौधा कौन सा है जिसकी पत्तियां जलीय कीट ग्रहण करने के लिए थैलीनुमा रचना में बदल जाती हैं? इट्रिकुलेरिया। इट्रिकुलेरिया के पौधों में रूटलेस होता है जो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर बना लेता है कीटों को ग्रहण करने के लिए। तो कौन हो? इट्रिकुलेरिया। लोरेंथस तथा ओरमबेंकी अन्य पौधों के साथ संबंध रखते हैं। कैसा? लोरेंथस तथा ओरमबेंकी अन्य पौधों के साथ परजीवी संबंध रखते हैं। कैसा? पैरासाइटिक संबंध रखते हैं। निम्न में से कौन सा पौधा पूर्ण मूल परजीवी होता है? कह रहा है पूर्ण मूल मतलब पूर्ण रूप से जड़ पर परजीवी होता है ओरमबेंकी। ओरमबेंकी जो होता है प्यारे दोस्तों पूर्ण रूप से क्या होता है? जड़ परजीवी होता है। ओरमबेंकी जो होता है पूर्ण रूप से जड़ परजीवी होता है। रसायन संश्लेषी जीवाणु कौन सा है? नाइट्रोसोकोकस। नाइट्रोसोकोकस रासायन संश्लेषी जीवाणु कौन सा है? नाइट्रोसोकोकस। नाइट्रोसोकोकस जो है रासायन संश्लेषी जीवाणु है। रासायन संश्लेषी नाइट्रोसोकोकस जो है या क्या है? रासायन संश्लेषी जीवाणु है। अधिकांश परजीवी से तात्पर्य है पौधा क्या हो? अधिकांश परजीवी से तात्पर्य है पौधा अच्छे से जल खनिज लवण दोनों प्राप्त करता है किंतु अपना भोजन स्वयं बनाता है। आंशिक परजीवी जो होते हैं प्यारे दोस्तों, जो आंशिक परजीवी होते हैं वो क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन जो उनके पास में रहता है जो पौधा दूसरे से क्या लेते हैं? जल खनिज लवण दोनों प्राप्त करते हैं लेकिन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये आंशिक परजीवी होते हैं प्यारे दोस्तों। कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर। कीटभक्षी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। परजीवी मूल पाई जाती है किसमें? परजीवी हस्टोरियन पाई जाती है। परजीवी मूल हस्टोरियम पाई जाती है अमरबेल में। किसमें पाई जाती है? परजीवी मूल जो होती है अमरबेल में पाई जाती है। अमरबेल में क्या होती है? परजीवी मूल पाई जाती है। कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों से। परजीवी मूल हस्टोरिया पाई जाती है अमरबेल में प्यारे दोस्तों। अमरबेल में क्या? हस्टोरिया पाई जाती है जो तनों में एंट्री करके भोजन लेता है अपना, मतलब सारी चीज़ें लेता है, पानी जल खनिज लवण सब लेता है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से मूल परजीवी है कसकुटा अमरबेल। ठीक है, इसमें हस्टोरिया पाया जाता है जो पौधों के तनों में धंसा के भोजन लेता है। अगला क्वेश्चन है नियोसिया। नियोसिया बर्ड नेस्ट ऑर्किड। नियोसिया को क्या करते हैं? बर्ड नेस्ट ऑर्किड पौधा कहते हैं। या कैसा पौधा है? मृतोपजीवी होता है। कैसा है? नियोसिया कैसा पौधा है? मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी है। नियोसिया एक फ्लावर युक्त पौधा होता है जो पूर्ण रूप से क्या होता है? मृतोपजीवी होता है। नियोसिया फ्लावर इसमें आप खिलते हैं लेकिन पूर्ण रूप से क्या होता है? मृतोपजीवी होता है। पर्णहरिम का पूर्ण अभाव होता है किसमें? कसकुटा में। कसकुटा में जो है पर्णहरिम, जबकि नेपेंथीज में चंदन में पर्णहरिम पाया जाता है लेकिन कसकुटा में जो है पर्णहरिम नहीं पाया जाता प्यारे दोस्तों। कसकुटा में क्या है? पर्णहरिम नहीं पाया जाता। कसकुटा जो है पूर्ण रूप से क्या है? स्टेम पैरासाइट है। क्या है? कसकुटा जो है, कसकुटा क्या है? अमरबेल प्यारे दोस्तों। इसका इंग्लिश नाम दे दिया, ध्यान दीजिए। अमरबेल जो है कसकुटा कहते हैं उसको। अमरबेल क्या है? कसकुटा है। इसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। न तो ये अपना भोजन बनाता है न तो इसमें जल खनिज लवण अवशोषित करने की क्षमता होती है। पूर्ण रूप में टोटल स्टेम पैरासाइट है कसकुटा। क्या है? टोटल स्टेम पैरासाइट है प्यारे दोस्तों, जिसे अमरबेल हम लोग कहते हैं, वो है कसकुटा। लाइकेन पौधों में भूमि से जल खनिज लवण आदि अवशोषित करने का कार्य करते हैं। कौन? कवक। लाइकेन में जो है कवक जो होता है जल खनिज लवण आदि को अवशोषित करने का कार्य करता है। संड्यू पौधे का कौन सा भाग कीटों को आकर्षित करता है? पर्णफलक। संड्यू जो होता है पौधों का कौन सा भाग कीटों को आकर्षित करता है? पर्णफलक जो होता है। संड्यू प्लांट जो होता है, तो संड्यू का जो पर्णफलक होता है वह कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। वह पर्णफलक जो होता है कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है प्यारे दोस्तों। नेपंथीज में घड़े के आकार की रचना में रूपांतरण होता है पर्णफलक। घड़े की आकार जो रचना होती है किससे? पर्णशीर्ष से होता है कि पर्णाधार से होता है कि पर्णवृंत से होता है, पर्णफलक से होता है प्यारे दोस्तों। नेपेंथिस की जो घड़े का आकार की संरचना बनती है पर्णफलक से होता है। किससे होता है? पर्णफलक से। नेपेंथिस का घड़ा जो बनता है किससे? पर्णफलक से बनता है। निम्न में कलश पादप पिटचर प्लांट है। पिटचर प्लांट नेपेंथिस और सरासीनिया और नेपेंथिस दोनों है पिटचर प्लांट होते हैं। निम्न आवृत बीजी पौधों में मृतोपजीवी है मोनोट्रोपा। निम्न आवृत बीजी पौधों में मृतोपजीवी है मोनोट्रोपा। निम्न आवृत बीजी पौधों में मृतोपजीवी कौन है? मोनोट्रोपा। पुष्प वाले पौधा है भाई दोस्तों। मोनोट्रोपा क्या है? आवृत बीजी है। मृत जो है सड़े गले पदार्थों से भोजन लेता है लेकिन इसमें पुष्प खिलते हैं। क्या होते हैं? आवृत बीजी पौधा है। कैसा है?
आवृत मोनोट्रोपा जो है पूर्ण रूप से मृतोपजीवी है, लेकिन इसमें पुष्प खिलते हैं। मोनोट्रोपा में पुष्प खिलते हैं, इसलिए क्या कह रहा है, निम्न आवृत बीजी पौधों में मृतोपजीवी है। कौन सा इसमें से मृतोपजीवी है? तो मोनोट्रोपा, डायोनिया भी है, विस्कस, लेकिन मोनोट्रोपा इसमें क्या है, मृतोपजीवी पौधा है। निम्न में से कीटभक्षी पौधा है कौन सा? ब्लैडरवर्ट और बटरवर्ट दोनों जो कीटभक्षी पौधे हैं प्यारे दोस्तों, ब्लैडरवर्ट और बटरवर्ट, जबकि हिप्नम नहीं है। दोनों ब्लैडरवर्ट और बटरवर्ट दो एग्जाम्पल में दिए हैं, दोनों ही जो है कैसे हैं, कीटभक्षी पौधे हैं। कीटभक्षी पौधे ड्रोसेरा में, देखिए कीटभक्षी पौधे ड्रोसेरा में कीटों को फंसाने का कार्य करते हैं। ग्रंथिल स्पर्शक, ड्रोसेरा में जो है कीटों को फंसाने का काम ग्रंथिल स्पर्शक जो होते हैं, ग्रंथिल स्पर्शक ड्रोसेरा में कीटों को फंसाने का कार्य करते हैं। कीटभक्षी पौधे ड्रोसेरा में कीटों को फंसाने, ड्रोसेरा में कीटों को कौन फंसाता है? ग्रंथिल स्पर्शक प्यारे दोस्तों, कौन सा? ग्रंथिल स्पर्शक ड्रोसेरा में कीटों को फंसाने का कार्य करते हैं। पूर्ण मूल परजीवी पौधा कौन सा है? उपरोक्त सभी, देखिए रेफ्लेसिया है, गठवा है और इंदुकी। पूर्ण मूल परजीवी, पूर्ण रूप से मूल परजीवी जड़ों पर पाए जाने वाला परजीवी पौधा कौन सा है? रेफ्लेसिया है, गठवा है, इंदुकी है। बेलेनोफोरा, रेफ्लेसिया और अम्बैंकी, ये सब पूर्ण रूप से मूल परजीवी पौधा प्यारे दोस्तों। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। डायनिया को सामान्यतः कहा जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप, द डायनिया को वीनस फ्लाई ट्रैप भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, डायनिया याद रखिए और वीनस फ्लाई ट्रैप भी याद रखिए प्यारे दोस्तों। डायनिया को वीनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है। जड़ों द्वारा खनिज पोषक अवशोषित किए जाते हैं, जड़ों द्वारा जो होता है खनिज पोषक अवशोषित किए जाते हैं। तो दोनों क्रियाओं से ए, बी और सी, बी क्या है प्यारे दोस्तों? निष्क्रिय अवशोषण द्वारा होता है और सक्रिय अवशोषण द्वारा, दोनों द्वारा जो है खनिज पोषक पदार्थों का अवशोषित किया जाता है। जड़ों द्वारा खनिजों को अवशोषण दोनों प्रकार से होता है, निष्क्रिय अवशोषण द्वारा और सक्रिय अवशोषण, दोनों प्रकार से खनिजों का अवशोषण क्रिया होती है। चिकने मृदा कणों की सतह होती है कैसे? ऋणात्मक अवशोषित। चिकने मृदा कणों की मेसलेस की सतह होती है ऋणात्मक होती है। कैसे होती है? ऋणात्मक। मृदा कणों से संबंध रखते हैं धनायन, मृदा कणों से संबंध रखते हैं धनायन, मृदा कणों से संबंध रखते हैं धनायन। उच्च धनायन विनिमय क्षमता लक्षण है किसका? चिकने मृदा कणों का। उच्च धनायन विनिमय, हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसमें पाई जाती है? चिकने मृदा कणों की। एटीपी से प्राप्त ऊर्जा प्रयुक्त होती है, एटीपी से प्राप्त ऊर्जा किसमें प्रयुक्त होती है? परिरंभ कोशिकाओं से खनिजों के अंतःकोशिकीय स्थानों पर ले जाने में, परिरंभ कोशिकाओं से खनिजों को अंतराकोशिकीय स्थानों पर ले जाने में, और उसके बाद मृदा से खनिजों को मूल रोम में जाने में, दोनों में एटीपी का उपयोग होता है प्यारे दोस्तों। जो खनिज ले जाने थे तो खनिजों को ले जाने में एटीपी का यूज दोनों स्थानों, सक्रिय अवशोषण होता है, जब सक्रिय अवशोषण होता है एटीपी का यूज होगा। परिरंभ जहाँ है वहाँ भी और मृदा मूल रोम जहाँ है वहाँ भी, दोनों में एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा। तो दोनों में इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। मृदा से जल के साथ बह जाने की सामान्यता प्रकृति होती है ऋणायनों का। ऋणायन जो होते हैं मृदा के साथ बह जाते हैं प्यारे दोस्तों। मृदा के साथ जो ऋणायन होते हैं क्या होते हैं? बह जाते हैं। बलुई मृदा प्रायः पोषक तत्वों से न्यून होता है। बलुई मृदा में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। धनायन व ऋणायन दोनों ही मृदा कणों के संबंध नहीं रखते हैं। धनायन ऋणायन दोनों ही मृदा कणों से संबंध नहीं रखते हैं। मतलब यहाँ पे बलुई मिट्टी में क्या होता है, न तो धनायन न तो ऋणायन, दोनों ही मृदा कणों से संबद्ध नहीं रहते हैं। मतलब दोनों ही धनायन न तो ऋणायन, दोनों ही मृदा कणों से संबद्ध नहीं रहते हैं, मतलब जुड़े नहीं रहते। दोनों ही धनायन और ऋणायन दोनों ही मृदा कणों से संबद्ध नहीं होते हैं। थोड़ा सा प्यारे दोस्तों इसमें बचा हुआ रह गया था, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मेगा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं पौधों में, जो मिनरल्स पाए जाते हैं, इनकी बात हम लोग कर लेते हैं प्यारे दोस्तों थोड़ा सा। पादप भस्म, प्लांट ऐश का विश्लेषण दर्शाता है कि विभिन्न पौधों में लगभग 92 खनिज तत्व उपस्थित होते हैं। कितने? अगर पौधों का भस्म का परीक्षण किया जाए तो उसमें लगभग 92 खनिज तत्व उपस्थित होते हैं। कितने? 92 खनिज तत्व उपस्थित होते हैं, जिनमें से 30 तत्व प्रत्येक पौधों में उपस्थित होता है। जिसमें से 30 तत्व जो है प्रत्येक पौधों में होता है। 30 तत्व ऑलरेडी सभी पौधों में पाया जाता है। इन 30 तत्वों में से 16 तत्व पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, इन 30 तत्वों में से 16 तत्व पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, नेसेसरी होते हैं, मतलब उनको ज़रूरत होती है, उनको बाहर से देने की ज़रूरत पड़ती है प्यारे दोस्तों। बाहर से क्या होते हैं? दिया जाता है, उनको बाहर से देने की ज़रूरत होती है। आवश्यक तत्व 30 तत्वों में जो है 16 तत्व, 15 दूना 30 डबल होता है, एक ज़्यादा हो गया। 16 तत्व पौधों के लिए आवश्यक होता है। आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से? आवश्यक तत्व कौन से? एसेंशियल एलिमेंट कौन है कहलाते हैं?
आवश्यक तत्व कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से तत्व हैं जो आवश्यक होते हैं, मैं नाम दे रहा हूँ, 16 तत्व हैं। 16 तत्वों का नाम मैं बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो पौधों के लिए एसेंशियल होते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये तो ऑलरेडी रहेंगे ही, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटास के, पोटास को के, मैग्नीशियम, कैल्शियम Ca, फेरिक, कॉपर Cu, बोरान, जिंक, मैंगनीज और मोलिब्डेनम और Cl, क्लोरीन। ये 16 तत्व हैं प्यारे दोस्तों। ये तत्व जो है पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। आवश्यक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। अब इन आवश्यक तत्वों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इन आवश्यक तत्वों को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। दीर्घ पोषक तत्व, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन दीर्घ है कौन सूक्ष्म है, ठीक है। माइक्रो कौन है और माइक्रो कौन है। तो जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो क्या कैसे न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे अब अधिक मात्रा की आवश्यकता वाले तत्व कितने हैं प्यारे दोस्तों, इसको ध्यान में। तो अधिक आवश्यक 9 ऐसे तत्व हैं जिन्हें माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। 16 में से 9, 16 में से 9 9 18 होता है, तो 2 कम, मतलब 2 अधिक, 1 अधिक हो रहा है इसमें, मतलब 9 हो रहा है। और सूक्ष्म तत्व में 8 होंगे, तो इसमें क्या है 9 हो रहे हैं। इसमें कितने हो रहे हैं प्यारे दोस्तों, 9 तत्व जो है आपके माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। और आपका जो है होते हैं 7 एलिमेंट्स जो होते हैं, 7 एलिमेंट्स जो होते हैं माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 9 और 7, 9 दीर्घ पोषक तत्व हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास और पोटास है और फास्फोरस। ये एक अक्षर के एलिमेंट्स हैं, ध्यान दीजिए। और 2 अक्षर के केवल 2 हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम। दीर्घ वाले में ध्यान दीजिएगा, 2 अक्षर वाले में कैल्शियम, मैग्नीशियम ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 अक्षर वाले में आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत हैं, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम जो दीर्घ पोषक तत्व में है, ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों। कैल्शियम और मैग्नीज, CaMg। और आप तो लगभग जो एक अक्षर वाले एलिमेंट्स हैं आप उनको ध्यान दें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपके दीर्घ पोषक तत्व हैं। लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व की बात की जाए, एक कम मात्रा की आवश्यकता इनकी होती है। जैसे उदाहरण दिया जाए तो 7 हैं। कितने हैं, 7, फेरिक, कॉपर, बोरान। देखिए अब इसमें डबल वाले बहुत हैं, केवल एक आपका इसमें बोरान सिंगल है और सब क्या डबल हैं, ठीक है। केवल बोरान इसमें सिंगल है, एक अक्षर से है, एक अल्फ़ाबेट से है, बी से बोरान, और सभी डबल में है। ध्यान दीजिए, इतना ध्यान देंगे आप पकड़ लेंगे। फेरिक, कॉपर, Cu, ठीक है, Cu है Fe, और जेड जिंक, मैग्नीज, Mn है यहाँ देखिए, Mn है सूक्ष्म वाले में, और Mg किस में है, दीर्घ वाले में है, ध्यान दीजिएगा। Mn क्या है, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। Mn इसमें है, Mg उसमें है, दीर्घ पोषक तत्व में ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम और मैग्नीज ये याद करिए, Mg और Ca, इतना ध्यान दीजिएगा, आराम से आप पकड़ लेंगे। बी इसमें एक सिंगल है केवल, तो आराम से दीर्घ पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों का आप डिफरेंस कर सकते हैं। 7 जो है से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, 9 कितने हैं, दीर्घ पोषक तत्व है प्यारे दोस्तों। टोटल 16 तत्व होते हैं जो आवश्यक होते हैं पौधों के, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। टोटल जो है 30 तत्व होते हैं, लेकिन उसमें से 16 जो है पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। टोटल 30 होते हैं, उसमें से 16 तत्व जो नेसेसरी होते हैं पौधों के लिए। ट्रेस एलिमेंट्स की बात की जाए, इसका उपयोग पौधों के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का पता लगाने में किया जाता है। ट्रेस एलिमेंट जो होते हैं इनका उपयोग जो होता है विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है पौधों में। उदाहरण C14, N15, P32 एक ट्रेस एलिमेंट है। ध्यान दीजिए, कभी कभी पूछा जा सकता है कि उपापचयी क्रियाओं का पता लगाने के लिए पौधों में किसका उपयोग किया जाता है, C14 का, N15 का, P32 का, इन सब का जो प्रयोग किया जाता है ट्रेस एलिमेंट का पता लगाने के लिए। ट्रेस एनिमल का पता लगाने के लिए C14, N15, P32 का यूज किया जाता है प्यारे दोस्तों। मिनरल न्यूट्रिएंट्स में जो होते हैं खनिज पोषण जो होते हैं, जो खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया खनिज पोषण की, तो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने खनिज पोषण, सर्वप्रथम साउसर
क्या साउसर, डी साउसर वैज्ञानिक थे प्यारे दोस्तों। कौन वैज्ञानिक थे? डी साउसर ने 1804 ईस्वी में वर्णन किया। सर्वप्रथम जो है डी साउसर वैज्ञानिक थे, 1804 ईस्वी में वर्णन किया कि पौधे खनिजों को मृदा से मूल तंत्र रूट सिस्टम के द्वारा प्राप्त करते हैं। खनिजों को मृदा से मूल तंत्र रूट सिस्टम के द्वारा प्राप्त करें, रूट से प्राप्त करते हैं प्यारे दोस्तों। विभिन्न तत्वों के विशिष्ट कार्य और कमी से प्रभाव। देखिए अब जितने तत्व हम लोगों ने पढ़ा 16 तत्व, इनसे क्या कमी, इनकी कमी से क्या प्रभाव होता है, कमी से क्या प्रभाव होता है, इनके कार्य क्या हैं, ध्यान दीजिए। एक एक का हम दो दो तीन बता रहे हैं, ठीक है। देखिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या कार्य है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बनिक यौगिक बनाता है, ठीक है। कार्बनिक जिस रूप में अवशोषित होता है, कार्बनिक यौगिक के रूप में अवशोषित होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है कार्बनिक यौगिक के रूप में, ये यौगिक के रूप में पौधे अवशोषित करते हैं। कार्बन को सिंगल नहीं अवशोषित करता प्यारे दोस्तों, कार्बन को सीधे किस रूप में अवशोषित करते हैं पौधे, ध्यान दीजिए। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पौधे यौगिक किसे कहते हैं? अनेक तत्वों के सामूहिक संरचना को हम क्या यौगिक कहते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कार्बनिक यौगिक रूप में अवशोषित करते हैं पौधे, किस रूप में? कार्बनिक यौगिक रूप में अवशोषित करते हैं। इनका कार्य क्या है? ढांचा बनाना, मतलब प्लांट सेल का ढांचा बनाने का कार्य करते हैं। और कमी से क्या हो? वृद्धि कम होती है। अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो पौधों की वृद्धि कम हो जाएगी। एन देखिए नाइट्रेट, एन जो होता है किससे प्राप्त होता है? नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट से प्राप्त है। नाइट्रेट के रूप में पौधे अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में अवशोषित करते हैं? नाइट्रेट के रूप में अवशोषित, नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। अब नाइट्रेट जो होता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, क्लोरोफिल का घटक है। नाइट्रेट किसका घटक है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, क्लोरोफिल का घटक है। पुरानी पत्तियों में हरिमहीनता, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो पुरानी पत्तियों में हरिमहीनता हो जाता है। जो पुरानी पत्तियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी? वे हरिमहीनता हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? सफ़ेद हो जाएंगी, हरिमहीनता हो जाएंगी, हरापन उनका चला जाएगा। नाइट्रोजन की कमी, इसीलिए किसान नाइट्रोजन डालते रहते हैं। नाइट्रोजन की कमी को किसान क्या खाद के रूप में पूरा करते हैं। सल्फेट, यस सल्फर अमीनो अम्ल का भाग है। सल्फर किसका है? अमीनो अम्ल का भाग है। नवीन पत्तियों की हरिमहीनता, देखिए आज सल्फर की कमी हो जाए, सल्फर की कमी हो जाए तो क्या होगा? नवीन पत्तियों की हरिमहीनता हो जाती है। नवीन पत्तियों की सल्फर और नाइट्रोजन में उल्टा है, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन में क्या है? पुरानी पत्तियों में हरिमहीनता, और सल्फर में क्या होता है? नवीन पत्तियों में हरिमहीनता हो जाता है। और फास्फेट न्यूक्लिक अम्ल का भाग है, न्यूक्लिक अम्ल का ही भाग है। पत्तियों में पत्तियों की हरिमहीनता, सल्फेट फास्फेट काम करता है, पत्तियों की हरिमहीनता हो जाती है। विभोजतक, देखिए जो फास्फेट होता है न्यूक्लिक अम्ल का भाग है। फास्फेट किसका है? न्यूक्लिक अम्ल का भाग है। विभोजतक में हरिमहीनता, विभोजतक मतलब जो कोशिकाएं विभाजित होती रहती है उनमें हरिमहीनता। फास्फेट में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। कैल्शियम, नाइट्रेट और सल्फेट, नाइट्रेट और सल्फेट के रूप में कैल्शियम को पौधे ग्रहण करते हैं। मध्य पटलिका का भाग बनाता है, मध्य पटलिका का भाग पौधों में कैल्शियम बनाता है। और इसकी कमी से पत्तियों में हरिमहीनता हो जाती है। इसकी कमी से विभोजतक की हरिमहीनता हो जाती है। विभोजतक जो कैल्शियम में जो कोशिकाएं बढ़ती हैं पौधों में, उनमें कैल्शियम पट्ट बनाता है। जब कोशिकाएं विभाजित होती है तो उसकी कमी हो जाती है। जो कोशिकाएं विभाजित होती रहती है वो विभाजन उनमें बंद हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। पोटेशियम के, पोटेशियम जो होता है नाइट्रेट और क्लोराइड, नाइट्रेट था क्लोराइड के रूप में पौधे प्राप्त करते हैं पोटेशियम के को। एंजाइम का सक्रियण करते हैं, पत्तियों की पत्तियों में हरिमहीनता हो जाता है। मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीशियम के रूप में पर्णहरिम का अवयव होता है। मैग्नीज किसका अवयव होता है? पर्णहरिम का अवयव होता है, या वृद्धि में कमी कर देता है। अगर मैग्नीज की कमी हो जाए पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। फेरस, अब फेरस की बात आती है। फेरिक की बात होती है। फेरस या फेरिक प्रकाश संश्लेषण का शोषण है, प्रकाश संश्लेषण शोषण भाग है। वृद्धि की कमी हो जाती है, फेरिक की भी कमी होती है, वृद्धि की कमी होती है। बोरेट, शर्करा का स्थानांतरण बोरेट के रूप में। बी बोरान जिसे कहते हैं, बोरान को बोरेट के रूप में ग्रहण करता है। शर्करा का स्थानांतरण जड़ की वृद्धि को रोक देता है। बोरान की कमी हो जाए जड़ की वृद्धि रुक जाएगी। मैग्नीज देखिए Mg से मैग्नीशियम होता है, ध्यान दीजिए। मैग्नीशियम के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। Mn से मैग्नीज के ऑक्साइड होते हैं। Mn से मैग्नीज जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, और मैग्नीज Mg जो होता है दीर्घ पोषक तत्व है प्यारे दोस्तों। फेरिक, बोरान, मैग्नीज, ये क्या है? फेरिक, बोरान, मैग्नीज लघु पोषक तत्व हैं। कुछ एंजाइम की सक्रियता कार्किक रोग हो जाते हैं। मैग्नीज की कमी से कार्की रोग हो जाते हैं, जो फिजियोलॉजिकल रोग हो जाते हैं। जिंक, ऑक्सीजन जिंक के रूप में प्राप्त है। Zn को जिंक के रूप में ऑक्सीजन का संश्लेषण करते हैं। जिंक क्या करता है? ऑक्सीजन का संश्लेषण करता है। पुरानी पत्तियों की हरिमहीनता, जिंक और नाइट्रोजन दोनों पुरानी पत्तियों में हरिमहीनता उत्पन्न करते हैं। जिंक और नाइट्रोजन दोनों पुरानी पत्तियों में हरिमहीनता। कॉपर,
एंजाइमों का ऑक्सीकरण, पत्तियों का ऊतक क्षय होता है। कॉपर के द्वारा पत्तियों में ऊतक क्षय होता है, ऊतक का क्षय हो जाता है। जो टिश्यू होते हैं उनका क्षय होता है। मॉलिब्डेनम पत्तियों में ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। मॉलिब्डेनम क्या करते हैं? पत्तियों में ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, फल निर्माण को रोकता है। मॉलिब्डेनम क्या होता है? फल निर्माण को रोकता है। और क्लोरीन Cl जो है क्लोरीन के द्वारा प्राप्त करता है, प्रकाश संश्लेषण भाग लेता है, वृद्ध को कम कर देता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरीन भाग लेता है, वृद्ध को कम कर देता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को, पौधों में जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके क्या कार्य हैं इसकी चर्चा किए। तो प्यारे दोस्तों, अब यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन क्या हुआ प्यारे दोस्तों, आप रमे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय। ओके प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ओके।